गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के तहत हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए किसे इस सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। तो देखिए आपके सामने ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की सूची खुली है, जिसमें हम मात्र दो भाषा का देखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी भाषा के लिए देखा जाए तो नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई थी। वहीं देखा जाए हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक अशोक सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कल का पूछे गए प्रश्नों का उत्तर था। बाकी ये सूची में अन्य जो है पुरस्कार उनके विजेता आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अंग्रेजी भाषा का पूछता हिंदी भाषा के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी देश भर में कितने स्थानों पर शुरू हुई है? 50, 60, 70 या फिर 75? करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, 75 ये सप्ताह भर चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी जो है 75 स्थानों पर शुरू किया गया है। तो इसका देखा जाए तो विज्ञान की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका को तय करने के उद्देश्य से पूरे भारत में जो है इस गौरवपूर्ण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, इसे मनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 22 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल मोड में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते वीक का कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के बारे में देखें तो ये कार्यक्रम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है और इसे देखा जाए भारत सरकार 22 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक देश भर के 75 स्थानों पर एक साथ विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह का स्मरणोत्सव आयोजित करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, नाम से इस कार्यक्रम का जो संस्कृत भावार्थ क्या है, यहाँ पे देखें कि जो संस्कृत भावार्थ अपने आप में यह संदेश क्या दे रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूरे विश्व में जो है पूजनीय है। और इसी के तहत देखा जाए, इसी के अंतर्गत देश भर के 75 शहरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित करने वाली जो विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। देश भर में जितने कुल 75 जो है प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण के लिए समर्पित स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार के सहयोग से यह कार्यक्रम भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 फरवरी से हो चुकी है और इसका समापन देखा जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी को इसका समापन किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए जितने भी इस प्रदर्शनी का एक्चुअल मकसद देखिए क्या है कि जो भारतीय जो विज्ञान है, जो भारतीय टेक्नोलॉजी यानी कि जो तकनीकी है, वो पूरी दुनिया भर की नज़रों में लाई जा सके, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सप्ताह मनाया जा रहा है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रदर्शनी सप्ताह मनाया जा रहा है 22 से लेकर के 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को क्या है तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, उस दिन इसका समापन किया जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप विवाद अर्जेंटीना और किस देश के बीच में है? अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन या फिर मैक्सिको? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए दोस्तों ब्रिटेन। ठीक है, ये फॉकलैंड द्वीप देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणतम बिंदु में जब आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, अर्जेंटीना के बिल्कुल देखा जाए तो ईस्ट की तरफ है। और ये जो है जो फॉकलैंड द्वीप है ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में ये विवाद का कारण है। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिण बिंदु पर दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है। ठीक है, ओवरसीज टेरिटरी। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया था, हम भी उसके उपनिवेश थे, भारत भी था, लेकिन कुछ देश आज़ाद हो गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों पे आज भी ब्रिटेन जो है अपना दावा रखता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस जो है ये फॉकलैंड द्वीप समूह है, एक तरीके से ब्रिटेन और अर्जेंटीना इन दोनों के बीच में मालिकाना हक की एक लड़ाई चल रही। ठीक है, कि मैं मालिक तो तुम मालिक, ये वाला एक विवाद चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में। ठीक है, चूंकि अगर हम इसके लोकेशन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में देखिए अर्जेंटीना के यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉकलैंड द्वीप। और इसके देखा जाए इस द्वीप को देखिए अन्य नाम से क्या जाना जाता है, अन्य नाम से इसको
मालविनास द्वीप या फिर स्पेनिश स्लास मालविनास भी इसे कहा जाता है। यह द्वीप देखा जाए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण सिरे से लगभग 300 मील या फिर 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और यह देखा जाए तो मैगलन जल डमरू मध्य के पूर्व में समान दूरी पर है। यहाँ पे देखिए मैगलन जल डमरू है, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा स्टोरी अगर आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये विवाद का कारण उठता है। देखिए अर्जेंटीना का मानना ये है 1833 में जो है अर्जेंटीना ये मानता है कि 1833 में फॉकलैंड द्वीप समूह को जो है गैर कानूनी तरीके से इस पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा। और फिर 1982 की बात है कि 1982 में अर्जेंटीना ने क्या किया कि इस द्वीप पर सैनिक कार्रवाई कर दी, सैनिकों के द्वारा जो है इस पर आक्रमण कर दिया गया। और ठीक अगले ही दिन देखा जाए तो इस द्वीप के बगल में देखेंगे तो यहाँ पे देख रहा है तो जो है दक्षिणी जॉर्जिया है और दक्षिणी सैंडविच द्वीप है, ठीक है, इस पर भी इसका नियंत्रण कर लिया गया था अर्जेंटीना के द्वारा। और इन सबको देखते हुए जो है ब्रिटेन ने इसका विरोध किया। ब्रिटेन ने इसके उत्तर में क्या किया, कुछ जहाजी, ठीक है, युद्धी जहाज को वहां पे भेजा और फिर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। और बाकी परिणाम क्या होगा, अर्जेंटीना युद्ध में पराजित होता है, अर्जेंटीना हार मानता है, उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिया। और फिर ब्रिटेन ने क्या किया कि वहां से फिर से 1982 से फिर से वहां पे अपने शासन को बहाल कर दिया। तब से लेकर के इन दोनों देशों के बीच में देखा जाए विवाद चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए अभी हाल फिलहाल में हम इस द्वीप की क्यों चर्चा कर रहे हैं अचानक से, तो फॉकलैंड द्वीप पे क्या हुआ कि फॉकलैंड द्वीप के लिए ब्रिटिश सैन्य विमानों ने उड़ाने जो है ब्राजीलियन हवाई अड्डों पर रोकी है। और इस सबको देखते हुए अर्जेंटीना चिंतित हो गया है और इस घटना से जो है पूरे द्वीप में तनाव फैल गया है। अर्जेंटीना भी इन सैन्य उड़ानों से चिंतित है, जिसके कारण जो है ये विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है, ये एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पे देखा जाए जो ब्रिटेन में चीनी दूतावास या फिर कह सकते चीन ने जो है इसका विरोध किया है, इस कार्यवाही का जो ब्रिटेन के द्वारा किया उसने अर्जेंटीना का समर्थन भी किया है और इन द्वीपों पर पूर्ण संप्रभुता के अर्जेंटीना के दावों का अपना समर्थन भी दिया है। तो चीन ने जो है अर्जेंटीना का समर्थन करते हुए उसके जो है दावे का जो है समर्थन किया है। तो इस कारण से ये जो है अर्जेंटीना ध्यान रखेगा, यहाँ पे अर्जेंटीना का जो ये द्वीप है यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपके सामने फॉकलैंड जो है आइलैंड खुला हुआ है। फॉकलैंड देखा जाए तो दो भागों में आप दिख रहा है, ईस्ट फॉकलैंड है, वेस्ट फॉकलैंड में बटा हुआ है यहाँ पे। और लगभग जो है ईस्ट जो है पूर्वी फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड और साथ ही साथ लगभग 200 छोटे छोटे कुल जो है द्वीपों का एक भूमि क्षेत्र ये बनाता है। यहाँ की कैपिटल आप देख सकते हैं ईस्ट फॉकलैंड में स्थित है, स्टैनली जो है वो यहाँ की कैपिटल है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साउथ अटलांटिक में ये स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में फॉकलैंड द्वीप जो थी वो चर्चा में था और ये किस सागर में स्थित है, तो साउथ अटलांटिक जो है ओशियन में स्थित है। इसकी जो है कैपिटल कौन सा, स्टैनली कैपिटल है जो कि ईस्ट फॉकलैंड में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी विवाद का कारण क्या है ये आप देख लीजिए, ठीक है। विवाद का कारण भी हमने समझा और देखा किन देशों के बीच में, ये भी देखा। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो इन द्वीपों की रक्षा वर्तमान में देखा जाए रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी किस पे, ब्रिटेन के पास है। और इसकी राजधानी और इसमें सबसे बड़ा जो पूर्वी क्षेत्र जो है पूर्वी फॉकलैंड पर स्थित कौन सा है, स्टैनली है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर नीना गुप्ता, मनोज कुमार, रूपाली सिंह या फिर डॉक्टर प्रमोद कुमार। करेक्ट आंसर इज ए है, डॉक्टर नीना गुप्ता को हाल फिलहाल में रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आप इनके पुरस्कार यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं, डॉक्टर नीना गुप्ता और ये हैं डॉक्टर रामानुजाचार्य जी हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के गणितज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, गणित के वैज्ञानिकों। और यहाँ पे देखा जाए नीना गुप्ता को किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो नीना गुप्ता को संभवतः बीजीय ज्यामिति और विनिमय शैली बीज गणित में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए साल 2021 का यह पुरस्कार उनको मिला है। इस पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित होता है यह पुरस्कार। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बिंदु यहाँ पे क्या है, यह पुरस्कार देखा जाए तो विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध करने वालों को, विकासशील, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो शोध करता है उसकी उम्र जो है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। युवा वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है, तो 45 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को जो है ये प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, गणितज्ञ। ये भी पुरस्कार, ये से भी प्रश्न बनता है कि रामानुजाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित
सम्मानित है, किस क्षेत्र के शोधकर्ताओं या किस क्षेत्र के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जो गणितज्ञ के क्षेत्र में। उनकी उम्र देखिए 45 वर्ष, क्योंकि युवा वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है, तो 45 वर्ष जो है 45 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञों को ये दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बिंदु तैयार कर सकते हैं। तो किसे दिया गया है इस वर्ष 2021 का रामानुजाचार्य पुरस्कार? डॉक्टर नीना गुप्ता को। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक बहुराष्ट्र वायुसेना युद्धाभ्यास का आयोजन होने वाला है? फ्रांस, इंग्लैंड, सऊदी अरब या फिर जापान? करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, इंग्लैंड में होने वाला है एक्स कोबरा वॉरियर 2022। और इसमें देखा जाए भारत के वायुसेना भी यहाँ पे जो है जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं इसमें। तो भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च, देखिए 6 से 27 मार्च को ये युद्धाभ्यास होगा। 6 से 27 मार्च 2022 तक इंग्लैंड के वेंडिकन में एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायुसेना युद्धाभ्यास में भाग लेगी, ठीक है। भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इंग्लैंड और अन्य शीर्ष वायुसेनाओं के लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेगा। तो भारत का कौन सा जो है एयरक्राफ्ट इस एक्स कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेने जा रहा है, जो कि इंग्लैंड के वेडिंगटन में आयोजित होने वाला है युद्धाभ्यास मार्च में? तेजस, ठीक है, इंग्लैंड। आप यहाँ पे तेजस की इसकी तस्वीर देख सकते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? जितने भी जो है भाग लेने वाले वायुसेना के मध्य परिचालन प्रदर्शन करना है, श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना है, जिससे कि युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिले या फिर युद्ध क्षमता को बढ़ाना और मित्रता के बंधन को मजबूत करना, इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है। युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर 22 देखा जाए तो ये रॉयल एयरफोर्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, रॉयल एयरफोर्स के सबसे बड़े वार्षिक अभ्यासों में से एक है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में देखिए कौन कौन से युद्धाभ्यास, अन्य युद्धाभ्यास कौन कौन से होते हैं। तो नौसैनिक अभ्यास की बात करें तो कोंकण होता है, वहीं वायुसेना अभ्यास की बात करें तो इंद्रधनुष होता है, और वहीं सैन्य अभ्यास है अजय वॉरियर जो है वो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने किसानों के लिए किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या फिर IIT मद्रास? करेक्ट आंसर इज सी। IIT रुड़की के जो वैज्ञानिकों ने देखा जाए उन्होंने एक जो है किसान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसानों के लिए किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप के जरिए किसानों को देखा जाए तो ब्लॉक स्तर पे मौसम संबंधी जानकारी मिल सकेगी। तो ये जो ऐप है किसान, जो कि IIT रुड़की के वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और इस किसान मोबाइल ऐप से देखा जाए तो किसानों को मोबाइल से इससे देखा जाए तो मौसम संबंधी जानकारी उनको प्राप्त होगी। ये ऐप विशेषकर खेती से जुड़े मौसम पूर्वानुमान पर एडवाइजरी बुलेटिन भी जारी करेगा। तो मौसम का पूर्वानुमान बताया जा सकेगा। इसका मकसद देखिए क्या है, किसान अपने कृषि कार्यों की योजना बना सकेंगे। यह मौसम के कारण होने वाले नुकसानों को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो किसान मोबाइल ऐप किस IIT संस्था के द्वारा जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल की महिला खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर शतरंज? तो देखा जाए ये शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी तनिष्का कोटिया, और रिद्धिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आइए इसके बारे में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला FIDE मास्टर तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तनिष्का कोटिया की बात करें तो ये 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने वाली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने जीता था, ठीक है। चूँकि और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो इसको जो है इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2015 में किया था, ठीक है। 22 जनवरी को शुरुआत किया था, और ध्यान रखिएगा ये हरियाणा के पानीपत जिले से ही इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी शुरुआत किया गया था, और उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ावा देने का उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करो
कि सबसे कम जो है लिंगानुपात वो किस राज्य का है और साथ ही साथ किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश और किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, और उसी के साथ मुझे ये भी बताओ कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आंसर करो। चूंकि हम हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। ये हरियाणा की राजधानी देखिए चंडीगढ़ है जो कि पंजाब की भी है, और हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा के राज्यपाल है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा किया गया है। ताकुआ सुमुरा, महेंद्र सिंह, त्वास्मे इली या फिर रूपाली सिंह। करेक्ट आंसर इज ए है ताकुआ सुमुरा को देखा जाए तो होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। यहाँ पे इनकी तस्वीर है। तो जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में ताकुआ सुमुरा की नियुक्ति करने की घोषणा की गई है। और देखा जाए ये किसका स्थान लेंगे ताकुआ सुमुरा, तो ये देखा जाए गाको नकानिशी का ये स्थान लेंगे। ठीक है, तो होंडा मोटर्स की विज्ञप्ति के मुताबिक देखा जाए तो ताकुआ सुमुरा गाकू नकानिशी का ये स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ताकुआ सुमुरु जो कि होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2022 से ये अपने पद को संभालेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयुष स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की गई है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज ए है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा आयुष स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत किया गया है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से, देखिएगा स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से आयुष स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत किया है। देखिए ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किसके सहयोग से आयुष स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत किया है। तो स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से किया है। इसका उद्देश्य क्या है, वैकल्पिक उपचार और आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचारों के लिए शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना। और इस चैलेंज में देखिएगा जो कोई भी भाग लेगा उसको जो है इस चैलेंज के जो विजेता होगा उसको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा, इंक्यूबेशन सपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो भाग लेने वालों के लिए 3 श्रेणियाँ इसमें हैं। एक है आयुष खाद्य नवाचार समाधान, दूसरी श्रेणी देखा जाए तो यहाँ पे आयुष जैविक उपकरण समाधान, और तीसरी है आयुष IT समाधान। और यहाँ पे देखा जाए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की बात किया जाए तो ये आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये मंत्रालय भी ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, अटलांटिक सागर या फिर भूमध्य सागर। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बाल्टिक सागर से नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि गैस पाइपलाइन है, ये देखा जाए बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। इसके बारे में देखा जाए तो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक क्या है, 1200 किलोमीटर एक लंबी पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सागर के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, रूस के उस्तलुगा और जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड के तक फैली हुई है। और देखिए चर्चा का कारण क्यों है कि हाल फिलहाल में ये जो रूस और जर्मनी के बीच में ये जो गैस पाइपलाइन स्थित है इसका जो है निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आप ये देखिए, आपके सामने ये मैप खुला है जिसमें देखा जाए हमारे बाल्टिक सागर है, और वहीं देखा जाए ये रूस का ये क्षेत्र है। ठीक है, तो रूस का जो क्षेत्र है उस्तलुगा, और वहाँ पे देखा जाए, और यहाँ पे जो जर्मनी का ये क्षेत्र है जिसका नाम है ग्रिफ्सवॉल्ड। ठीक है, इसको जोड़ता है कौन सा, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो इस पाइपलाइन के निर्माण का जो योजना 2015 में बनाई गई थी। देखिए ये 2 है, गैस पाइपलाइन 2, यानी कि एक पाइपलाइन ऑलरेडी वर्क कर रही है, और ये पाइपलाइन जो दूसरी पाइपलाइन है जिसको बाल्टिक सी से ब्रिटेन और यहाँ पे माफ़ करिएगा रूस और जो है जर्मनी को जोड़ा जा रहा है, इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। इसके निर्माण कार्य की शुरुआत देखिए 2015 में हुई थी, और इस पाइपलाइन से सालाना जो है 55
अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति होगी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस प्रोजेक्ट से रूस की आमदनी का, यह प्रोजेक्ट जो है रूस की आमदनी का प्रमुख जरिया भी है। और यहाँ पे देखा जाए जानकारों का दावा ये भी है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मदद से रूस जो है यूक्रेन को बाईपास करके गैस को यूरोपीय देशों तक पहुंचाना चाहता है। इससे 2 अरब डॉलर का पारगमन फीस जो है नहीं देनी पड़ी। कहीं पे 3 अरब डॉलर भी लिखा है। देखिए भाई, इस गैस पाइप, ये जो गैस पाइप नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, इसको लेकर के बहुत सारे देशों का जो है विरोध किया जाए। स्पेशली देखा जाए तो अमेरिका जो है इस गैस पाइपलाइन का आलोचना कर रहा है। कारण क्या है? उसका यह मानना है कि इस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस के लिए जो यूरोपीय देश हैं वो बहुत ज़्यादा किस पर निर्भर हो जाएंगे दोस्तों? रूस पर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, और जिससे जो है रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनका क्या होगा? उनका एक तरीके से हौसला बढ़ेगा। जब ज़्यादा आपके ऊपर ज़्यादा किसी की निर्भरता बढ़ती है तो आप क्या है, आप थोड़ा सा और एकदम ऐठ के चलते ना, वही एकदम स्थिति होगी। और वर्तमान में तो आप रूस की स्थिति देख ही रहे किस तरीके से वार चल रहा है यूक्रेन और यूक्रेन और रूस के, और किस तरीके से यूक्रेन के सपोर्ट में भी कोई नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से मानना यह है कि अमेरिका का कि अगर आप ज़्यादा निर्भर बनाओगे तो इस क्षेत्र में जो है रूस की तानाशाही चलने लगेगी। और वर्तमान में भी अगर स्थिति देखा जाए तो यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं वो प्राकृतिक गैस के लिए लगभग 40% जो है अपनी आवश्यकताओं को रूस के द्वारा है पूरी करते हैं, या फिर 40% आवश्यकताओं के लिए वो रूस पर निर्भर है। वहीं देखा जाए इस परियोजना का जो है पूर्वी यूरोप में भी विरोध किया जा रहा है। इसका विशेष रूप से देखा जाए यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन जिसका रूस के साथ इस समय युद्ध भी चल रहा है, उसके बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। देखा जाए ये माना जा रहा है कि जो वर्तमान में भी जो पाइपलाइन जो है 1 है वो क्या है, वो उससे गुजरती है। किससे गुजरती है? यूक्रेन से होकर के गुजरती है। और यूक्रेन से जब होकर के गुजरती है तो उससे क्या देना पड़ता है? उसको पारगमन फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो यूक्रेन के माध्यम से वो जब यूरोप और रूस को जोड़ती है तो उससे उसको जो है पारगमन फीस मिलती थी। अब लेकिन चूंकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो कि यूक्रेन को बाईपास कर दे रही, जैसा कि आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ देखिए यूक्रेन और ये देखिए यहीं से, तो ये जो पारगमन फीस थी ये तो यूक्रेन को देनी नहीं पड़ेगी। तो यूक्रेन भी इसका विरोध कर रहा है। एक तरीके से उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ वाली सोर्स ऑफ इनकम और भी इनकम है, ये मत समझना कि यही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सारी कुछ है जो विरोध इसका लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से इस फीस से वंचित हो जाएगा यूक्रेन, और फिर ये सब कारणों से जो है यहाँ पे विवाद चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, चूंकि हम बात करें यहाँ पे बाल्टिक सी की, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि बाल्टिक सागर से कौन कौन से जो है सीमावर्ती देश लगे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगले और आखिरी प्रश्न पे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 फरवरी को, 25 फरवरी को, 24 फरवरी को, या फिर 22 फरवरी को? देखिए 24 फरवरी को ये मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जो कि हाल फिलहाल मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। इस डे को, यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रयासों, सेवाओं और योगदान का सम्मान करना। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधिनियमन को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उत्पाद बोर्ड की बात करें तो ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। इस बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय देखा जाए तो नई दिल्ली में है, और वर्तमान इसके अध्यक्ष देखिए विवेक जोहरी जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, आज का सेक्शन था। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे में। क्वेश्चंस ऑफ द डे है कि मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में किस द्वीप को लेकर के विवाद है? कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। थोड़ा अच्छे से आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब बताइएगा क्या कारण है, ये द्वीप कहाँ पे लोकेट है, ये भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ठीक है, चलते हैं फिर। ये आज का हमारा सेशन था। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोग को शेयर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ, थोड़ा सा शेयर करो, ठीक है, लोगों के बीच में चीज़ें, मतलब जितना ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी यहाँ रही बात फैक्ट्स ऑफ द डे की और यूपी स्पेशल की, तो मैं देखिए बता दे रही हूँ, फैक्ट्स ऑफ द डे हो गया, उसको हम लोग इसी में जो है एक तरीके से शामिल कर लिए हैं। और बाकी जो यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल को हम मंथ में जो है एक ही बार डिस्कस करेंगे, एक ही साथ सारी चीज़ों को ला करके, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।